दुनिया में बहुत सारे देश हैं और हर कोई किसी न किसी धर्म से जुड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा देश इस्लाम से जुड़े हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 57 कंट्रीज को इस्लामिक कंट्रीज कहा जाता है, जो एक समय पर वर्ल्ड में अपनी अलग इंपॉर्टेंस रखते थे। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मुस्लिम कंट्रीज लगातार गरीब बनती जा रही हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या बगदाद ही क्यों ना हो। अरब वर्ल्ड के 57 देश में से 45 देश आज गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने को मजबूर हैं और बाकी के 12 देश भी अपने तेल की वजह से ही सरवाइव कर पा रहे हैं। मगर सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं इसमें इस्लाम धर्म का कोई रोल तो नहीं है? और आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध भी इन्हीं इस्लामी देशों में होते हैं? आज तक ना जाने कितने देश युद्ध की वजह से तबाह हो चुके हैं और उनमें से ज्यादातर नाम इस्लामिक कंट्रीज के ही हैं। यही नहीं, इनफैक्ट स्टारवेशन से प्रभावित देशों की लिस्ट को अगर खंगाले तो सबसे ऊपर इस्लामिक कंट्रीज ही आती हैं। महंगाई और इन्फ्लेमेशन इस कदर हैं कि पाकिस्तान में जहां आटा 150 से 200 रुपए किलो तक मिल रहा है, वहीं सोमालिया जैसे देश में एक अंडे की कीमत 400 रुपए तक है। ईरान में भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। यहाँ एक ब्रेड का पैकेट 8,500 रियाल तक का मिल रहा है। अब आप सोच कर देखिए यहाँ हालात कितने बुरे हैं। इस हालत को देखकर बार बार जहन में एक ही सवाल आता है कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। वैसे तो इसका जवाब भी आपके मन में आ चुका होगा। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि टेररिज्म इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है, क्योंकि टेररिज्म तो केवल एक फैक्टर है, इसकी असली जड़ तो कुछ और ही है। तो आखिर वो रूट कॉज क्या है, उसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में लौटना होगा। चलिए जानते हैं। अगर इस्लामिक कंट्रीज में चल रही प्रॉब्लम्स को देखें तो एक नॉन मुस्लिम होने के नाते सबसे पहले जहन में आता है धर्म के प्रति उनका पागलपन। नॉन मुस्लिम को ऐसा लगता है कि रिलीजन और उनकी आइडियोलॉजी ही इस्लाम की वो प्रॉब्लम है जो हिंसा सिखाती है। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसके पीछे ISIS और अल कायदा रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वो इसी का हवाला देकर टेररिज्म फैलाते हैं। लेकिन ये इस्लाम की प्रॉब्लम नहीं कही जा सकती, क्योंकि अगर इस्लाम में प्रॉब्लम होती तो इतने सालों तक गोल्डन एज ऑफ इस्लाम नहीं चलता और ना ही इस्लाम इतनी तेजी से फैलता। दरअसल 8वीं सदी से इस्लाम की गोल्डन एज की शुरुआत हो गई थी। ये वो दौर था जब साइंस, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ इस्लामी एम्पायर में फल फूल रहा था। यही नहीं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस्लामी एम्पायर से ही वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का आइडिया निकला था। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में 8वीं से 13वीं सदी के बीच में इस्लामी एम्पायर वर्ल्ड के बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, मगर उस वक्त इस्लाम आज के जितना ज्ञान का दुश्मन नहीं था। और यही वो दौर था जब बगदाद में हाउस ऑफ विजडम नाम की लाइब्रेरी बनी थी। ये एक ऐसी लाइब्रेरी थी जहां दुनिया के कोने कोने से सभी रिलीजन एंड ऑल फेथ्स के स्कॉलर्स को बुलाया जाता था और फिर उनकी नॉलेज को अरबी भाषा में ट्रांसलेट करके उन पर रिसर्च की जाती थी। ठीक वैसे ही जैसे एक दौर में भारत की यूनिवर्सिटीज में भी किया जाता था, और अकबर भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। उस वक्त बगदाद वर्ल्ड का नॉलेज हब बन चुका था। वैसे सोचने वाली बात है कि नॉलेज हब के तौर पर बगदाद के बनने के बाद पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में क्रांति आ सकती थी, क्योंकि बगदाद पूरी दुनिया का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका था। मगर अफसोस, फिर कुछ ऐसा हो गया जिसने सब कुछ बदल दिया, और ये एक राजनीतिक चाल थी। असल में अचानक से एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड चेंज हुआ और पूरा इलाका इस तरीके से पिछड़ गया कि कभी नॉलेज हब होने वाला बगदाद आज ISIS जैसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का अड्डा बन चुका है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो नॉलेज एक्सपोर्ट करने वाला बगदाद पूरी दुनिया में टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है, और यही सिस्टम चेंज इस्लामिक एम्पायर के डिक्लाइन की असली जड़ है। यानी कि धर्म को केवल इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि असली मुद्दों को छुपाया जा सके। लीडर्स अपने फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी में जवाब छुपा है कि आखिर इस्लामिक देश लगातार गरीब क्यों होते जा रहे हैं। चलिए इसके रूट कॉज को जानते हैं। मगर इसके रूट कॉज को समझने से पहले आपको इसके 3 मेजर फैक्टर्स का पता होना चाहिए, जो इस जड़ से स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, जिनको समझकर आप रियल प्रॉब्लम को बेहतर समझ पाएंगे। इनमें से पहला मेजर फैक्टर है वॉर, जो लगातार इस्लामिक कंट्रीज में चलता रहता है और जो कहीं ना कहीं इस्लामिक वर्ल्ड की तबाही का कारण है। मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में केवल 2 लीडर्स की वजह से ही वॉर फैला हुआ है। इनमें से एक है सऊदी अरब और दूसरा ईरान। सऊदी सुन्नी इस्लाम का और ईरान शिया इस्लाम का प्रचारक है।
जैसा कि हमने बताया 57 इस्लामिक देश हैं, उनमें से अधिकतर सुन्नी और कुछ शिया मुस्लिम हैं। मगर सऊदी चाहता है कि सारे इस्लामिक कंट्रीज सुन्नी इस्लाम को फॉलो करें, जबकि ईरान चाहता है कि सभी शिया को फॉलो करें। बेसिकली ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका और सोवियत संघ ने 40 साल तक कोल्ड वॉर लड़ा, जो कहीं ना कहीं आज भी जारी है। यूएसए एंड यूएसएसआर की बात की जाए तो अमेरिका डेमोक्रेसी और सोवियत सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर आपस में लड़ते थे। हालांकि अमेरिका और सोवियत का ये वॉर तो 1991 में सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद खत्म हो गया, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड का ये वॉर लगातार जारी है, क्योंकि ये आज भी इस्लामिक वर्ल्ड को कंट्रोल में करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये एक साइकिल बन गया है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब सऊदी किसी सुन्नी देश को फंड करता है तो उस देश के रेबल शिया ग्रुप को ईरान सपोर्ट करता है। पता है क्यों? इसलिए ताकि वहां सुन्नी सरकार हट जाए और शिया सरकार आ जाए। ठीक वैसे ही जब ईरान किसी शिया देश को फंड करता है तो वहां के रेबल ग्रुप को सऊदी सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से सदियों से जंग छिड़ी हुई है और सवाल बना हुआ है इस्लामिक वर्ल्ड का सरताज आखिरकार कौन बनेगा। यही नहीं, सऊदी और ईरान अपने अपने आइडियोलॉजिकल प्रभाव को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण हमें यमन में देखने को मिला, जहां अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरे यमन को जंग का मैदान बना डाला था, जिसमें 20 लाख लोग घर से बेघर हुए और लाखों लोग भूखमरी से मर गए। यही नहीं, 85,000 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन यमन इकलौता ऐसा केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हुए, जैसे कि लेबनान, जहां फूड सप्लाई चेन ही कट डाउन हो गई थी और लोग एक वक्त के खाने के लिए भी तरसने लगे थे, जिससे वहां की 82% पॉपुलेशन गरीबी का शिकार हो गई। इन सब के बीच में आप सीरिया को कैसे भूल सकते हो, जहां 12 साल से लगातार वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से 90% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जा चुकी है। ये कितने देशों में हो चुका है कि वहां दिन में खाना पानी मिलना भी मुश्किल हो गया है। अगर आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो लगभग सभी देश में इस्लामिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही वॉर हो रहे हैं। लेकिन वॉर तो केवल एक फैक्टर है, इसके लिए कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी भी रिस्पॉन्सिबल है। क्या डेमोक्रेसी? जी हाँ, आपने सही सुना। सुनने में भले ही ये काफी विचित्र लग रहा हो, लेकिन यही सच है। दरअसल गरीबी से उबरने के लिए जब जब इस्लामिक देश ने लोकतंत्र की आवाज उठाई है, उनका दमन किया गया है। इस्लामिक कंट्रीज में जब भी डेमोक्रेसी की मांग हुई, उसके तुरंत बाद यमन, बहरीन जैसे देशों में बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। लेकिन सवाल ये है कि जब भारत जैसा बड़ी पॉपुलेशन वाला देश भी डेमोक्रेसी को चला सकता है, तो इस्लामिक कंट्रीज ये काम क्यों नहीं करती? जबकि इस्लामिक देश तो बहुत ही छोटे छोटे हैं, फिर चाहे वो लैंड का मामला हो या पॉपुलेशन का। वैसे अगर इन देशों में डेमोक्रेसी की बात की जाए तो डेमोक्रेसी की कहानी की शुरुआत हुई थी 17 दिसंबर 2010 से, जब एक क्रांतिकारी ने गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने खड़े होकर खुद को आग लगा ली थी। ये 26 साल का एक लड़का था जिसका नाम था मोहम्मद बुआजीजी। उसका आत्महत्या करना सरकार की पॉलिटिक्स, करप्शन और अत्याचार के विरोध में एक क्रांति बन गया, और ये वही दौर था जिसने पूरे अरब में तबाही मचा दी थी। लोग घबरा गए थे कि कहीं उनका कोई अपना मोहम्मद ना बन जाए। बस यही वो टाइम था जब ट्यूनीसिया से निकली हुई चिंगारी जाकर मिस्र, सीरिया और हर मुस्लिम देश में पहुंच गई, वो भी भयंकर आग की लपट बनकर। अब हर मुस्लिम देश ने तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे लगभग हर एक इस्लामी देशों में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, और ये जल्द ही एक बड़ा रेवोल्यूशन बन गया, जिसे कहा गया अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग की बात की जाए तो उसमें लोगों की केवल एक मांग थी कि हमें लोकतांत्रिक इलेक्टेड सरकार चाहिए और हमें बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए। लोगों को लग रहा था कि अरब स्प्रिंग उनके भविष्य को सुरक्षित कर देगा, मगर ये उनकी तबाही का ही कारण बन गया, क्योंकि डेमोक्रेसी की मांग में इन देशों ने अपनी कई सदियां युद्ध में ही बिता दी। मगर अफसोस, इतना सब होने के बाद फिर भी डिक्टेटरशिप नहीं हटी, बल्कि और स्ट्रांग हो गई। इससे तो कुछ ऐसा हुआ कि जिसके पास भी हार्ड पावर थी वही रूलर बनता गया और खुद को तानाशाह में बदलता गया। ये बिल्कुल वैसा ही दौर चल रहा है जैसा चंगेज खान के जमाने में था, यानी जिसके पास पावर उसके पास सत्ता, या फिर यूं कहें कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो हुए दो फैक्टर्स। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, जिसने फाइनेंशियली और इंटेलेक्चुअली इस्लामी देशों को कमजोर कर डाला, और वो है रिलीजन।
जी हाँ, कहीं ना कहीं रिलीजन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे अगर धर्म की बात की जाए तो ये एक जरिया होता है जो लोगों तक उनकी भलाई के लॉज एंड रेगुलेशंस को उनकी कंसेंट से लागू करवाने का काम करता है। धर्म का काम एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट का होता है, मगर धर्म हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इनफैक्ट वो समय समय पर बदलता रहता है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा सनातन धर्म, जिसने मनुस्मृति से लेकर आज तक का दौर तय किया है और आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने अपने धर्म को अपडेट कर लिया है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि धर्म के बने रहने के लिए धर्म की प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि धर्म लोगों के लिए सहारा बने, ना कि उनकी बर्बादी का रीज़न बने। मगर अफसोस, इस्लामी देशों में धर्म की राइट इंटरप्रिटेशन का ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ आज भी वही कानून चलते हैं जो 8वीं सदी में चलते थे। हर देश की ग्रोथ के 2 मेजर पिलर्स होते हैं, जिन्हें कहा जाता है बैंकिंग सिस्टम और साइंटिफिक डेवलपमेंट। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस्लामी देशों के पर्सनल लॉ इन्हीं पिलर्स के खिलाफ हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए सबसे पहले बैंकिंग की बात करते हैं। बैंकिंग सिस्टम किसी देश का फाइनेंशियल बैकबोन होता है। ज्यादातर इस्लामी देशों में बैंक ही नहीं है। सऊदी अरब जैसे बड़े देश में केवल 11 कॉमर्शियल बैंक हैं, इजिप्ट में 5 हैं और जॉर्डन में 2 से 3 बैंक, और कुछ देशों में तो केवल 1 बैंक ही है। जबकि अकेले भारत में 91 से ज्यादा बैंक हैं और इन देशों में बैंक ना होने के पीछे जिम्मेदार है इनका शरिया कानून। जी हाँ, वही शरिया कानून जिसे भारत के कुछ मुसलमान भी टाइम टाइम पर लागू करने की मांग करते हैं। दरअसल शरिया कानून में बताया गया है कि पैसों पर ब्याज लेना और देना दोनों ही गुनाह है, जबकि बैंक तो चलते ही ब्याज के भरोसे हैं। वो किसी कंपनी को लोन देते हैं और उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। इससे कंपनी बिजनेस कर पाती है, बैंक को मुनाफा होता है और बैंक आगे लोगों को लोन देता है, जिससे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता है और देश का विकास होता है। मगर शरिया की पाबंदी की वजह से इस्लामिक देशों में एक अलग ही कॉन्सेप्ट से बैंक चलते हैं। ये बैंक चलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पर। दरअसल जब भी कोई कंपनी इन बैंकों से लोन लेती है तो वो अपनी कंपनी का कुछ प्रतिशत बैंक के नाम कर देती है। यानी अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तभी बैंक को फायदा मिलेगा, वरना बैंक को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे बहुत सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं, क्योंकि बैंक लॉस क्यों उठाएगी। इससे उसकी पूंजी खत्म हो जाती है और वो आगे लोन देने में सक्षम नहीं रहता। यही कारण है कि 1997, 98 और 2009 के बीच कई इस्लामी बैंक फेल हो चुके हैं। ये तो वो हैं जो सामने आए, बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनकी रिपोर्टिंग ही नहीं हुई। इसी तरह महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी ये देश पिछड़े हुए हैं। अफगानिस्तान में हाल ही में देखा गया कि औरतों को प्रोफेशनल कंपनीज में काम करने से रोका जा रहा है। यानी ये देश अपने आधे ह्यूमन रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, जिससे वो खुद को बर्बाद कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस्लामी देशों के आखिरी लॉकिंग फैक्टर की, जो इन्हें कमजोर बना रहा है, और वो है एंटी साइंस अप्रोच। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बहुत सारे इस्लामिक देश ऐसे हैं जहां साइंस पढ़ने पर बच्चे टीचर्स को मारने की धमकी दे देते हैं। यही नहीं, इनफैक्ट जैसे इंडिया में कल्चरल ग्रुप होते हैं, वैसे पाकिस्तान में एंटी साइंस स्टूडेंट ग्रुप हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये ग्रुप कट्टर साइंस विरोधी हैं, मगर इन्हें समझ नहीं आता कि इससे उनका ही नुकसान हो रहा है। अब आप खुद सोचिए, जब लोग साइंस पढ़ने नहीं देंगे तो इनका साइंटिफिक डेवलपमेंट कैसे होगा। यही कारण है कि दुनिया की 27% पॉपुलेशन होने के बावजूद इनका साइंस एंड रिसर्च में कंट्रीब्यूशन केवल 0.5% है। तभी तो यहूदियों की तुलना में मुसलमान 189 गुना कम नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। मगर अब सवाल ये है कि साइंस जो क्रिटिकल और नेशनल थिंकिंग को प्रमोट करता है, आखिर इस्लामी देशों के बच्चे उसके इतने अगेंस्ट क्यों हैं? वेल, इसके लिए एक नहीं बल्कि 3 कारण जिम्मेदार हैं। अगर इस्लामिक कंट्रीज की बात की जाए तो मेजॉरिटी मुस्लिम का ये मानना है कि मॉडर्न साइंस एक एथिस्ट प्रैक्टिस और मॉडर्न प्रोपेगेंडा है। दूसरा रीजन है, मेजॉरिटी मुस्लिम देशों में मदरसा एजुकेशन ही प्राइमरी एजुकेशन होती है, जो केवल इस्लामिक कल्चर की एजुकेशनल वैल्यूज पर ही फोकस करती है, ना कि स्टूडेंट को एकेडमिकली होशियार या प्रैक्टिकल नॉलेज देने पर। और तीसरा रीजन तो कुछ ज्यादा ही भयंकर है। बच्चों को साइंस के खिलाफ करने के लिए सबसे पहले जिम्मेदार है खुद इस्लामिक कंट्रीज के रिलीजियस लीडर्स। जी हाँ, इनकी सोच बदलने के पीछे कुछ प्रोमिनेंट इस्लामी लीडर्स और इन्फ्लुएंसर ही हैं, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक। ये ऐसे इंसान हैं जिन्हें मुस्लिम बहुत मानते हैं, मगर उनकी नॉलेज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिन्होंने डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को डिस्प्रूव करने का दावा किया था। इनका कहना है कि ये थ्योरी इस्लाम के खिलाफ है।
अब आप ही बताइए, अगर हम लोगों ने साइंस नहीं पढ़ा होता तो किसी जाकिर नाइक की बातों को हमने भी बिना सवाल उठाए मान लिया होता, जैसे मुस्लिम समाज के लोग मानते हैं। ऐसे लीडर्स को फॉलो करने के कारण ही पॉपुलेशन के साथ यही हो रहा है, क्योंकि ये खुद को डॉक्टर जो बताते हैं। मगर साइंस का मानना है कि डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि एविडेंस यानी सबूत की है। हमारे आसपास जो कुछ भी है वो हमारी आंखों से दिखाई देने वाले साइंटिफिक फैक्ट्स का नतीजा है। साइंस अथॉरिटी पर नहीं, एविडेंस पर चलता है, और एविडेंस से तो जाकिर नाइक और इन इस्लामिक कंट्रीज की पॉलिसीज का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जबकि जो भी मॉडर्न तरक्की हमें आज दिखाई देती है वो साइंस की ही बदौलत है। इसी साइंस एंड एजुकेशन की वजह से इस्लामिक कंट्री पिछड़ते जा रहे हैं। जबकि एक दौर में इस्लामी गोल्डन एज इसलिए आया था क्योंकि तब इस्लामी लीडर्स ने धर्म की सही प्रेरणा से साइंस और एजुकेशन को बढ़ावा दिया था, ना कि अपने राजपाट छिन जाने के डर से लोगों को अज्ञानता के अंधकार में रखा था। तो ये थी कहानी इस्लामी देशों के गरीब बनने की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।